ईपीएफओ को लेकर हर नौकरी पेशा के मन में एक ही सवाल होता है कि पीएफ कब निकल सकते हैं, कितना पेंशन मिलेगा, रिटायरमेंट में कैसे विड्रॉल होता है। लेकिन 2026 में ईपीएफओ के रूल्स पूरी तरह से बदल चुका है। अब विड्रॉल ज्यादा आसान है, प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका है और सबसे बड़ी बात, अब आप अपने पीएफ का 100% पैसा निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फर्स्ट हम देखते हैं कि पेंशन कितना मिलेगा, क्योंकि सबके मन में यही प्रश्न रहता है कि हमको पेंशन कितना मिलेगा। ईपीएफ तो हर महीना पैसा कट रही है सैलरी से, लेकिन कुछ हमको पता नहीं है कि पेंशन कितना मिलेगा। को आसान भाषा में समझा देता हूँ कि पेंशन कैलकुलेशन कैसा होता है। ईपीएफ के पेंशन कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला रखा गया है। जब आपकी पेंशन शुरू होगी, उसी समय का जो बेसिक रहेगा वो अमाउंट लिया जाएगा और टोटल आपने कितने साल सर्विस किया है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। उसी अमाउंट को 70 से डिवाइड कर दिया जाएगा। ये रूल बनाया है, ईपीएफओ ने रूल बनाया है। लास्ट बेसिक टोटल सर्विस और 70 में उसको भाग कर दीजिए। जो अमाउंट बनेगा वही आपका पेंशन अमाउंट होगा। ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अगर आपका बेसिक 15,000 है और जो सर्विस टोटल है 20, तो 15,000 इंटू 20 कर दीजिए। फिर 70 से अब जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो अमाउंट निकल के आएगा 4285, 4285। इतना हमको पेंशन मिलेगा। यानी रिटायरमेंट के बाद हमको 4285 की मंथली पेंशन मिलेगी। उसी तरह हम जब रिटायरमेंट होगा तभी हमारा जो अमाउंट होगा 15,000 से डेफिनेटली ज्यादा रहेगा। लेकिन ईपीएफओ ने अभी नया रूल चेंज के साथ इसका जो लिमिट है 15,000 कर दिया। पहले से 7,000 ही था, अभी 15,000 है। मतलब आपका बेसिक कितना भी बड़ा हो, लेकिन 15,000 ही पेंशन मिलेगा। चाहे कोई भी आदमी कितने भी बड़े स्केल में रिटायर्ड हो, सबका जो अमाउंट रहेगा पेंशन वो 15,000 है। ये फिक्स है। अब उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा, आपको साफ समझ में आ गया होगा कि पेंशन कैलकुलेशन कैसा होता है, पेंशन कितना मिलेगा और पेंशन का लिमिट क्या है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ईपीएफओ होता क्या है, कैसे काम करता है। क्योंकि सबके तो ईपीएफओ अकाउंट है, बट जानकारी सबके पास नहीं है। सबको लगता है कि ईपीएफओ थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। बट ये जो सीट में आपको दिखा रहा हूँ, इसी सीट में पूरा ईपीएफओ का सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हम देखते हैं कि ईपीएफओ में पैसा आता कैसे है। हमारा सैलरी का 12% और जहां हम नौकरी करते हैं एम्प्लॉयर का भी 12%। मतलब जितना हम जमा करेंगे उतने एम्प्लॉयर भी जमा करेगा। टोटल अमाउंट फर्स्ट ईपीएफओ में जाएगा। डिपॉजिट होते ही वो अमाउंट फिर दो हिस्से में बढ़ जाता है, एक ईपीएफ और एक ईपीएस। ईपीएफ मतलब देख लिया तो फंड, जो हमारा रिटायरमेंट फंड होता है। ईपीएस लास्ट में एस है, एस मतलब पेंशन, जो हमको पेंशन मिलेगा। उसी दो पार्ट में सारा डिपॉजिट डिवाइड हो जाता है। अभी हम समझ लेते हैं ईपीएफ क्या होता है। जो एम्प्लॉयर 12% जमा किया उसमें से 3.67% ही ईपीएफ में जाता है और हमारा जो 12% डिपॉजिट हुआ एम्प्लॉय का वो पूरा 12% जाता है। हमारा 12% और एम्प्लॉयर का 3.67% प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट होता है। ये दोनों मिलाकर पूरा टोटल अमाउंट ईपीएफ में जमा होगा, जो हमको रिटायरमेंट में पूरा अमाउंट मिलता है। तो रिटायरमेंट के समय ये पूरा अमाउंट लमसम में हमको मिलता है और इमरजेंसी होने पर पार्शियल विड्रॉ किया जा सकता है। ये रूल जो है वो हम लास्ट पार्ट में देखेंगे। ईपीएस क्या होता है, जिसे बताया एस लास्ट में है, मतलब ये पेंशन है। जो एम्प्लॉयर पार्ट का 12% आया उसमें से 8.33% ही हमारा ईपीएस में जाता है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल के साथ देख लेंगे। ईपीएस का जो डिपॉजिट होता है उसमें एम्प्लॉयर का कोई भी अमाउंट नहीं लगता, सिर्फ एम्प्लॉयर का जो अमाउंट है उतना ही जमा होता है। कभी कभी विड्रॉल नहीं किया, ये अमाउंट कभी भी विड्रॉ नहीं किया जा सकता, सिर्फ पेंशन के लिए होता है। ईपीएस में जमा राशि पर एक लिमिट भी है, मैक्सिमम 1200 to 50 मंथली इसमें जमा होता है। रिटायरमेंट के बाद ईपीएस से मंथली पेंशन मिल सकता है। यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए, ये जो 1250 है ये मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा पेंशन फंड में जमा नहीं होगा। जैसे 8.33 किसी की सपोज 4,000 5,000 होगा, तो क्या पूरा 4-5 जमा होगा? नहीं, 1250 ही होगा मैक्सिमम। दोबारा साफ शब्दों से आप समझ लीजिए, ईपीएफ मतलब हमारा वो पैसा जो रिटायरमेंट में पूरा मिलता है या इमरजेंसी में पार्शियल हम विड्रॉ कर सकते हैं। ईपीएस जो सिर्फ पेंशन के लिए है, इसका पैसा कभी भी विड्रॉल नहीं होता, ये सिर्फ पेंशन के लिए यूज होगा। नेक्स्ट जो नीचे है वो है ईडीएलआई, वो इंश्योरेंस बेनिफिट है। इसका पैसा हमारा एम्प्लॉयर देता है और वो एक ही बार होता है और उसमें जो इंश्योरेंस रहता है वो 2.5 लाख to 7 लाख तक इसमें इंश्योरेंस रहता है। अगर नौकरी के दौरान एम्प्लॉय का डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली को जो भी आपका कैलकुलेशन में रहेगा उतने अमाउंट आपका फैमिली को दे दिया जाएगा। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो ईपीएफओ से हमको मिलता है। नेक्स्ट आप ये सैलरी सीट को समझिए, ताकि पूरा आपका जो ईपीएफ और ईपीएस दोनों आपको समझ में आ जाएगा। ईपीएफओ से जुड़ा आपका सारा कंफ्यूजन लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाएगा। ईपीएफओ सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन असल में ये बहुत ही सिंपल सिस्टम है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं सैलरी 10,000 है
है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सैलरी का 12% ईपीएफ में जाता है, मतलब 10,000 का 12% 1200 रुपया होता है। ये पूरा पैसा प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। एम्प्लॉय के पैसे में से पेंशन के लिए एक भी रुपया नहीं कटता। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर भी सैलरी का 12% देता है। 10,000 का 12% 1200 होता है, लेकिन एम्प्लॉयर का यह 1200 दो पार्ट में बढ़ जाती है। जैसे मैंने पहले बताया 367 रुपीज ईपीएफ में जमा होता है और 833 पेंशन में जमा होता है। सबसे जरूरी बात समझ लीजिए कि एम्प्लॉय के पैसे से पेंशन नहीं जाता, पेंशन सिर्फ एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से बनती है। एम्प्लॉय का पूरा 1200 रुपया प्रोविडेंट फंड में जमा होता है, बट एम्प्लॉयर का 1200 से दो हिस्से होके एक ईपीएफ में जाता है, एक ईपीएस में जाता है। एक क्विक कंपैरिजन शीट है, आप देख लीजिए, थोड़ा और भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ईपीएफ का पर्पज रिटायरमेंट सेविंग। ईपीएफ का मकसद है कि हमारा रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा हो, रिटायरमेंट के समय में हमको पूरा पैसा लमसम में मिले और इमरजेंसी आने पर पार्शियल विड्रॉ हो पाए। ईपीएफ पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट वो समय समय पे चेंज होता है, बट लगभग एवरेज आप देखोगे अभी तक का सब ऑलवेज 8% के आसपास रहता है। ईपीएस का पर्पज जो होता है वो रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम मिले, जिसे पेंशन हम बोलते हैं, वो मंथली पेंशन रेगुलर मिलता रहे। और ये जो पेंशन है हमारा 58 साल की उम्र में स्टार्टिंग हो जाएगा। अभी जो नया रूल चेंज हुआ है उसमें 50 साल की उम्र वालों को भी अलाउड है, लेकिन जो अमाउंट रहेगा थोड़ा कम रहेगा, जो भी कैलकुलेशन होगा, बट 50 से भी आप पेंशन विड्रॉ करा सकते। ईडीएलआई आपको मैंने बता दिया, एक इंश्योरेंस और प्रोटेक्शन के लिए ईपीएफ के द्वारा दिया गया है। एम्प्लॉय की अगर डेथ होती है तो फैमिली को पूरा अमाउंट मिलती है। अभी देखते हैं टैक्स सिस्टम। ईपीएफ में टैक्स ट्रिपल है, एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि उसमें जो डिपॉजिट होगा वो भी टैक्स फ्री है, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है, और जब वो विड्रॉ होगा रिटायरमेंट के टाइम पे वो भी टैक्स फ्री है। बट अगर आपने पार्शियल विड्रॉ करोगे तो उसमें टैक्स लगता है। बट ये विड्रॉल तभी हो पाएगा जब आपका सर्विस 5 साल से ज्यादा हो गया हो, तभी आपको टैक्स फ्री लगेगा। 5 साल से पहले अगर आपने विड्रॉ करते हैं तो आपको इनकम टैक्स लगता है आपकी स्लैब के हिसाब से। 5 साल से पहले विड्रॉल किया तो क्या होगा? 5 साल से पूरे होने से पहले पीएफ विड्रॉ हम कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट वाले जो हिस्सा है उसके ऊपर हमारा टैक्स लगेगा। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ईपीएफ और लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए बना है। 5 साल बाद विड्रॉ पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगा। 5 साल से पहले विड्रॉ करने पर टैक्स लायबिलिटी आ सकती है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। टैक्स छूट तो है, बट कुछ कंडीशंस रखा गया है। 2025 में जो नया चेंजेस हुआ है ईपीएफ में वो हम देख लेते हैं। पेंशन का लिमिट में बदलाव हुआ। पहले जैसे मैंने बताया 7,000 रुपीज था, अभी वो बढ़ाकर 15,000 रुपया कर दिया गया है। इसके मतलब ज्यादा से ज्यादा हमको पेंशन 15,000 रुपया ही मिलेगा। जो एज था उसको भी बढ़ाकर 50 कर दिया गया। पहले 58 साल ही था केवल, रिटायरमेंट के बाद 58 ईयर के बाद ही हमको पेंशन मिलता था। अभी 50 साल के बाद भी हम विड्रॉ करा सकते हैं, जो अलाउड है। और हमारा जो डिपॉजिट अमाउंट है, जितना भी हम एलिजिबल है उसके 100% हम विड्रॉ कर सकते हैं। और सारे प्रोसेस अभी ऑनलाइन हो चुका है। सिर्फ ईपीएफ जो यूएएन नंबर है उसके साथ अगर हम बैंक पासबुक या बैंक अकाउंट नंबर लिंक रखा है तो हमारा विड्रॉल भी आसानी से हो जाएगा। विड्रॉ को लेके जो नया रूल अभी आया है उसको एक बार देख लेते हैं। अगर हम फुल विड्रॉल के लिए जाते हैं उसके लिए 3 मुख्य बदलाव हैं। एक तो अगर हम 75% तक ईपीएफ अमाउंट से विड्रॉ करा सकते हैं, जिसको बोलते हैं 100% विड्रॉल, वो हो सकता है अगर आप जॉब लॉस हो गया या अनएम्प्लॉयमेंट रह गया, नौकरी जहाँ कर रहे थे वहां से अगर नौकरी छूट गई तो तुरंत आप टोटल जो भी अमाउंट डिपॉजिट हुआ है उसके 75% अमाउंट विड्रॉ हो जाएगा और 25% जमा रहेगा। अगर आप 1 साल तक फिर से नौकरी में नहीं लगे तो बाकी का जो 25% अमाउंट जमा है वो भी विड्रॉ हो जाएगा और ईपीएफ अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सेम जो अमाउंट हमारा पेंशन फंड में जमा हुआ है, स्टार्टिंग से बोला था, जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं उसके 2 पार्ट हो रही है। एक तो प्रोविडेंट फंड में जा रही है जो रिटायरमेंट फंड है, एक पेंशन फंड में जा रही है जो हमको पेंशन मिलेगा। उसमें भी हमारा अमाउंट डिपॉजिट होता है। जब हमारा जॉब लॉस हो जाता है तो वो अमाउंट भी हम, अगर 3 साल तक कंटिन्यूसली हम अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे तो वो अमाउंट को भी हम विड्रॉ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं पार्शियल विड्रॉल में क्या चेंजेस हुआ है। पार्शियल विड्रॉ के लिए हमारा जो सर्विस पीरियड है वो 12 महीना होना जरूरी है। 12 महीने से ही हम पार्शियल विड्रॉ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ईपीएफ में पहले 13 विड्रॉल रीजन थे जो थोड़ा बिग था, बड़ा था। अभी उसको मिला के टोटल 3 सिंपल कैटेगरी में बना दिया है। पहला जो कैटेगरी है वो होता है एसेंशियल नीड्स। हमारा एसेंशियल नीड्स में इसमें 3 दिया हुआ है, एक मेडिकल, दूसरा एजुकेशन, तीसरा मैरिज। मेडिकल इमरजेंसी आएगा तो आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। एजुकेशन या हायर स्टडी के लिए आप कर सकते हैं। उसका जो लिमिट है अभी 10 टाइम्स है। जितना आपका बेसिक रहेगा उसका 10 गुना आप पढ़ाई के लिए विड्रॉ करा सकते हैं, आपका और बच्चे लोगों का भी। सेम फॉर द मैरिज, मैरिज का के लिए भी पार्शियल विड्रॉ हो पाएगा। उसका लिमिट भी 5 टाइम्स रखा गया है। दूसरा जो हमारा प्लान है वो है हाउसिंग नीड्स।
घर नया बनाना है या नया बाय करना है उसके लिए भी पार्शियल विड्रॉल अलाउ है। अमाउंट का कुछ लिमिट सेट नहीं है। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस भी रखा हुआ है, अगर कुछ नेचुरल कैलामिटी होता है, नौकरी जॉब लॉस हो जाता है, जैसे मैंने बताया कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आता है, उसके लिए भी हमको पार्शियल विड्रॉल का अलाउ है। ईपीएफओ विड्रॉल अब रूल कम हो चुका है, बहुत क्लैरिटी के साथ है और ऑनलाइन प्रोसेस है जो बहुत इजी और आसान तरीके से हो जाएगा। अभी 3.0 ईपीएफओ 3.0 में सारे प्रोसेस डिजिटल फास्ट प्रोसेसिंग हो चुका है, सारा चीजें ऑटो प्रोसेस में हो चुका है। अपना ईपीएफओ वेबसाइट में या उनका जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप विड्रॉ करा सकते हैं। यूपीआई और एटीएम के थ्रू में भी ईपीएफओ अकाउंट के बैलेंस वगैरह आप इंक्वायरी कर सकते हैं, उसका जो क्लेम भी कर सकते हैं। सारा चीजें अभी ऑनलाइन हो चुका है। काम हमारा सिर्फ इतना ही है, हमारा ईपीएफओ जो यूएन नंबर है उस अकाउंट के साथ हमारा बैंक अकाउंट को रिकेवाइस करके लिंक करवा देनी है। एक बार अकाउंट लिंक हो गया तो कोई भी पेपर वर्क आगे नहीं है। दोनों चीजें आप करा सकते हैं। उमंग आप जो है उसमें फेस आईडी स्कैन करके हम रिकेवाइस करा सकते हैं, बैंक अकाउंट लिंक करा सकते हैं। एक बार अकाउंट लिंक तो सारा पेपर वर्क हमारा खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि ईपीएफ क्या है, क्या रूल में चेंजेस हुआ है, कितना पेंशन मिलेगा, विड्रॉल का रूल क्या है, पार्शियल विड्रॉल कैसे होता है और रिटायरमेंट के लिए ईपीएफ ईपीएस का रोल कितने इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर सही लगा तो वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और इसे अपने दोस्त के साथ शेयर करेंगे ताकि सभी को ईपीएफ के जानकारी मिले। कोई भी डाउट हो या कुछ भी टॉपिक के लिए आप सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नया फाइनेंशियल अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।